नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मामूली सी नौकरी का टाइटल एक पूरे साम्राज्य पर हुकूमत की चाबी कैसे बन सकता है? आज हम ठीक इसी कहानी को समझने वाले हैं। कैसे सिर्फ 100 साल के अंदर गवर्नर का पद एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर लिखने लगा। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इतनी पावरफुल हो गई कि वो भारत का भविष्य तय करने लगी? इसका जवाब हमें इतिहास के उन पन्नों में मिलेगा जहां व्यापार और सियासत एक दूसरे में घुल मिल रहे थे। देखिए, ये जो चार्ट है ना, ये सिर्फ कुछ तारीखें और नाम नहीं है। ये तो साम्राज्य के बनने का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये हमें उस रास्ते पर ले जाएगा जहां एक ट्रेडिंग कंपनी ने धीरे धीरे बड़ी चालाकी से सत्ता पर अपनी पकड़ बना ली। चलिए इस नक्शे के एक एक मोड़ को जरा करीब से देखते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस जमाने से जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज यहां सिर्फ मसाले या कपड़े लेकर नहीं आ रहे थे, वो अपने साथ बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं भी ला रहे थे। ये वो वक्त था जब उन्हें समझ आ गया था कि असली ताकत तराजू में नहीं, तलवार में है, और व्यापार का इरादा धीरे धीरे शासन करने की भूख में बदल रहा था। ये टाइमलाइन हमारी कहानी के 4 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर एक कंपनी का ऑफिसर एक शासक बन गया। तो चलिए अपनी यात्रा की पहली सीढ़ी साल 1757 से शुरू करते हैं। 1757 प्लासी की लड़ाई। यहां से सारा खेल बदल गया। इस एक जंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी से वहां की असली पॉलिटिकल पावर बना दिया, और इस नई ताकत को संभालने के लिए एक नया पद बनाया गया, बंगाल का गवर्नर। और इस कुर्सी पर बैठने वाला पहला शख्स था रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी की जीत का हीरो। क्लाइव ने बंगाल में ब्रिटिश राज की नींव तो रखी, पर बड़े ही शातिर तरीके से। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे हम दोहरी प्रणाली या ड्यूअल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये दोहरी प्रणाली थी क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो पैसा वसूलने का सारा काम कंपनी का, और राज काज चलाने की सारी जिम्मेदारी नवाब की। मतलब कंपनी को खजाना तो भरपूर मिला, लेकिन सिर पर कोई जिम्मेदारी नहीं आई। ये आर्थिक कंट्रोल की तरफ उनका पहला बड़ा कदम था। लेकिन कहते हैं ना, बिना जिम्मेदारी की ताकत करप्शन को जन्म देती है। दोहरी प्रणाली ने बंगाल में हाहाकार मचा दिया। जल्द ही कंपनी को एहसास हुआ कि अगर अपनी पकड़ बनाए रखनी है तो कंट्रोल को और मजबूत करना होगा। और बस यहीं से पावर को सेंट्रलाइज करने का अगला चैप्टर शुरू होता है। कंपनी के बढ़ते करप्शन और मिसमैनेजमेंट की खबरें जब लंदन पहुंची तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को बीच में आना पड़ा। 1773 में उन्होंने पास किया रेगुलेटिंग एक्ट, एक ऐसा कानून जो सिर्फ कंपनी पर लगाम कसने के लिए नहीं था, बल्कि वो भारत में ब्रिटिश शासन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो इस एक्ट की असली अहमियत क्या थी? ये सिर्फ कुछ नियम नहीं थे, बल्कि ये भारत में एक सेंट्रलाइज्ड ब्रिटिश सरकार की नींव का पहला पत्थर था। इसका मकसद था कि मद्रास और बॉम्बे जैसी अलग अलग प्रेसिडेंसी को बंगाल के कंट्रोल में लाकर एक सिस्टम बनाया जाए। और इस नए ज्यादा ताकतवर पद को संभालने के लिए आए वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान दीजिए, अब वो सिर्फ गवर्नर नहीं थे, वो गवर्नर जनरल थे। ये टाइटल उनकी बढ़ी हुई ताकत का प्रतीक था। आते ही उन्होंने दोहरी प्रणाली का खात्मा किया और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाकर एक कानूनी सिस्टम की शुरुआत की। हेस्टिंग्स ने तो बस नींव रखी थी, असली इमारत तो बननी अभी बाकी थी। अब हम उस दौर में चलते हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जबरदस्त विस्तार की नीतियों ने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के कोने कोने तक पहुंचा दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। उनका फोकस जंग लड़ने पर नहीं, बल्कि एक ऐसा मजबूत सरकारी ढांचा बनाने पर था जिसे आगे चलकर स्टील फ्रेम कहा गया। कॉर्नवालिस ने साम्राज्य को 3 पक्के पिलर्स पर खड़ा किया। पहला, एक प्रोफेशनल सिविल सर्विस जो एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी बनी। दूसरा, एक मॉडर्न पुलिस फोर्स जो लॉ एंड ऑर्डर देखती थी। और तीसरा, 1793 का स्थायी बंदोबस्त जिसने रेवेन्यू सिस्टम को एक तरह से फिक्स कर दिया। इन्हीं पिलर्स पर ब्रिटिश राज की इमारत दशकों तक टिकी रही। अच्छा, अगर कॉर्नवालिस एक एडमिनिस्ट्रेटर थे तो लॉर्ड वेलेस्ली साम्राज्य के विस्तार के आर्किटेक्ट थे। उनकी नीतियां बहुत अग्रेसिव थीं और उनका एक ही मकसद था, पूरे भारत पर ब्रिटिश असर को फैलाना। और इस विस्तार के लिए वेलेस्ली का सबसे बड़ा हथियार था सहायक संधि। सुनने में तो ये एक सिक्योरिटी डील लगती थी, लेकिन असल में ये एक रेशमी चाल था।
भारतीय राजा महाराजा ब्रिटिश आर्मी की सुरक्षा के बदले में अपनी आज़ादी और विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में दे देते थे। मतलब बिना एक भी गोली चलाए साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। अब हम अपनी कहानी के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचते हैं, वो ऐतिहासिक मोड़ जब गवर्नर जनरल का पद बंगाल की सरहदों से निकलकर पूरे ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिसर बन गया। ये पावर के सेंट्रलाइजेशन का आखिरी और सबसे बड़ा कदम था। ये जबरदस्त बदलाव आया 1833 के चार्टर्ड एक्ट्स के जरिए। इस एक कानून ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, एक ऐसा पद जिसके पास पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए कानून बनाने, बजट तय करने और सरकार चलाने की बेहिसाब ताकत थी। ये स्लाइड इस बदलाव को साफ साफ दिखाती है। बाईं तरफ है 1773 का गवर्नर जनरल, जो असल में बंगाल का बॉस है, और दाईं तरफ 1833 का गवर्नर जनरल, जो पूरे ब्रिटिश इंडिया का बेताज बादशाह है, जिसके पास कानून बनाने और इसे लागू करने की सबसे बड़ी ताकत है। और इस सबसे ऊंचे पद पर बैठने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एक मजेदार बात यह है कि वो बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्हें अक्सर सती प्रथा को खत्म करने जैसे सोशल रिफॉर्म्स के लिए याद किया जाता है, जो उनकी इसी बढ़ी हुई ताकत का नतीजा था। तो 1757 से लेकर 1857 तक लगभग 100 साल, एक सदी से भी कम वक्त में हमने देखा कि कैसे एक कंपनी के ऑफिसर की पोस्ट एक विशाल उपमहाद्वीप के शासक की पोस्ट में बदल गई। ये वाकई एक असाधारण बदलाव था। ये है इस पूरी कहानी का निचोड़। सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में ताकत एक जगह सिमटती चली गई। पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल और आखिर में भारत का गवर्नर जनरल। 100 साल, बस 100 साल के अंदर एक ट्रेडिंग पोस्ट का इंचार्ज एक पूरे साम्राज्य का मालिक बन बैठा। ये उस रफ्तार और उस पैमाने को दिखाता है जिस पर ब्रिटिश ताकत का विस्तार हुआ। इतिहास में ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, किसी एक पद की ताकत में इतनी तेजी से हुई बढ़ोतरी साम्राज्यों के बनने और उनके काम करने के तरीके के बारे में आखिर क्या बताती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के इस चैप्टर पर हमें सोचने के लिए